Good morning, class. Today we will start the chapter number 16, Water, a precious natural resource. हम चैप्टर 16 में वाटर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी अवेलेबिलिटी और नेचर में ये किन फॉर्म में एग्जिस्ट करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अवेलेबिलिटी से। तो आपने कभी भी अर्थ की एक इमेज देखी होगी जो स्पेस से दी जाती है। जब आप स्पेस से अर्थ को देखेंगे तो वो ब्लू कलर की अपीयर्स होती है। डू यू नो वाई? ऐसा क्यों होता है? ब्लू कलर की क्यों दिखाई देती है अर्थ हमें? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अर्थ का ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट, पूरी अर्थ सरफेस का 2/3 पार्ट वाटर से कवर होता है। हम परसेंट की बात करते हैं तो 71% अर्थ पर वाटर होता है, अर्थ सरफेस वाटर से कवर होती है और इसी वाटर के ब्लू कलर के कारण पूरी अर्थ का कलर ब्लू दिखाई देता है। अब 71% अगर अर्थ पर वाटर है तो इस पूरे जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर अर्थ पर प्रेजेंट है उसमें से 97.5% वाटर अर्थ सरफेस पर सीज और ओशियन के फॉर्म में, ओशियन वाटर के फॉर्म में है। यानी कि बड़े बड़े समुद्र और महासागर के अंदर जो पानी है वो लगभग 97.5% है टोटल वाटर के जो अर्थ पर प्रेजेंट है। दिस वाटर इज सॉल्टी, हमें पता है इसमें कई सारे सॉल्ट्स होते हैं, इसलिए ये खारा होता है, सॉल्टी होता है और इसलिए हम इसे डायरेक्टली ड्रिंकिंग पर्पस या डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब 97.5% तो सलाइन वाटर है, इसे हम सलाइन वाटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें कई सारे सॉल्ट्स होते हैं। इसमें से रिमेनिंग 2.5% में से सिर्फ 1.7% जो है, 2.5% जो बचा है टोटल वाटर का, उसमें से 1.7% तो फ्रोज़न फॉर्म में होता है, यानी कि जमा हुआ होता है, जिसे हम आइस कैप्स या ग्लेशियर्स कहते हैं, जो माउंटेन के टॉप साइड पर ये वाटर फ्रोज़न होता है, जमा हुआ होता है। अब जो बचा है 2.5 में से 1.7 जो कि एक बड़ा पार्ट है वो आइस कैप्स या ग्लेशियर के फॉर्म में जमा होता है, जिससे माउंटेन पर पूरी तरह से कवर अप होता है स्नो से। नाउ ओनली 0.8% फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है रिवर वाटर, लेक वाटर और ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, ठीक है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब कहने को तो पूरी अर्थ पर 71% वाटर है, लेकिन उस टोटल वाटर में से सबसे ज़्यादा हिस्सा 97.5% तो सॉल्टी है, जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते, और बचा हुआ 2.5% में से भी एक बड़ा पार्ट 1.7% तो जो फ्रेश वाटर है वो फ्रोज़न फॉर्म में है। तो यूज़ करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0.8% फ्रेश वाटर है। इसलिए हमें वाटर की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा होते हुए भी ड्रिंकिंग और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी अवेलेबल है ना। अब हम देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ वाटर, किन किन फॉर्म में वाटर अवेलेबल होता है। यानी कि जनरली हम देखेंगे तो किसी भी मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वाटर ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों ही कंडीशन में प्रेजेंट रहता है, सॉलिड में भी रह सकता है, लिक्विड स्टेट में भी रह सकता है और गैसियस स्टेट में भी रह सकता है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो किसी भी मैटर है उसकी स्टेट है वो हम चेंज कर सकते हैं सिर्फ 2 प्रोसेस से, हीटिंग और कूलिंग। यानी कि वाटर अपनी 3 स्टेट में अवेलेबल रहता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। बट अगर हम चाहे तो वाटर की एक स्टेट से इसे दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। अगर ये सॉलिड है तो इसे लिक्विड में, लिक्विड है तो गैस में, गैस है तो सॉलिड में या लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 1 बाय 1 देखेंगे कि सॉलिड फॉर्म से वाटर का जो सॉलिड फॉर्म है वो क्या होता है। तो वाटर का सॉलिड फॉर्म स्नो या आइस कहलाता है। जब पानी जम जाता है तो वो बर्फ़ कहलाता है, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? नेचुरली आप आइस कैप्स देखेंगे पोल साइड पर, अर्थ का जो पोलर रीजन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्नो पाई जाती है, सबसे ज़्यादा वाटर पार्ट वहाँ पर फ्रीज होता है, ठीक है। और यही स्नो पूरे माउंटेन को कवर कर देती है और ग्लेशियर्स मतलब बर्फीले पहाड़, ठीक है। और लिक्विड फॉर्म मतलब जो आप नॉर्मली देखते हैं ओशियन, सीज, लेक्स, रिवर्स और
इवन अंडरग्राउंड वाटर, अर्थ के अंदर जो पानी है वो सभी लिक्विड फॉर्म कहलाता है, जो आप अपने घरों में भी यूज़ करते हैं। द गैसियस फॉर्म मतलब स्टीम या वाटर, भाप बनना। जब वाटर एयर या गैसियस फॉर्म में तब कहलाता है जब ये भाप के रूप में एयर पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाता है और एटमॉस्फेयर में इसकी ड्रॉपलेट छोटी छोटी घूमती रहती है। The conditioned circulation of water among in three forms keep the total amount of water on the earth constant, and even when the whole world is using it for a millions of years। मतलब ये जो सर्कुलेशन है वाटर का अलग अलग फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो इस तरीके से अगर टोटल अमाउंट ऑफ वाटर हम देखेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। चाहे इनमें से कोई भी किसी भी फॉर्म में चेंज हो जाए, इनका जो टोटल रहेगा सॉलिड, लिक्विड, गैस का सम करेंगे तो हमेशा वो कांस्टेंट ही रहेगा। जबकि कई सारे लोग वर्ल्ड में इसे यूज़ कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर से यूज़ करेंगे तो भी ये इसकी जो क्वांटिटी वो कांस्टेंट ही रहेगी। नाउ द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड वाटर बॉडीज एज वाटर वेपर टू एटमोसफियर एंड फ्रॉम द एटमोसफियर बैक टू द अर्थ सरफेस एज अ रेन, हेल, स्नो इज कॉल्ड अ वाटर साइकिल। हमने अभी कहा कि वाटर का कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्मेशन होता भी रहे, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, तो इस तरीके से वाटर का पूरे नेचर में एक साइकिल चलती है। साइकिल का मतलब होता है कि वाटर अपने डिफरेंट स्टेट को कवर करके फिर से ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। फॉर एग्जांपल है, जब वाटर अर्थ सरफेस पर है तो सनलाइट या किसी भी हीट से जब ये इवापोरेशन होता है या ट्रांसपिरेशन होता है तो ये लिक्विड से वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। वेपर जब एटमॉस्फेयर में जाकर जम जाती है, फ्रोज हो जाती है, तो ये क्लाउड बनाती है और क्लाउड बनने के बाद जब वो ड्रॉपलेट्स आपस में पास आकर जुड़ती हैं तो अगेन वो नॉर्मली वाटर या लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है और रेन, हेल या स्नो के फॉर्म में वापस अर्थ पर आ जाती हैं। तो इस तरह अर्थ का वेपर, अर्थ से वाटर का वेपर बनना, एटमॉस्फेयर में जाना और वापस रिटर्न अर्थ पर आना एक साइकिल पूरी करता है जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। अब इसे हम समझेंगे कि जो वाटर है अर्थ सरफेस पर, उससे वो आप देखते आ रहे हो कि मिलियंस ऑफ ईयर से मेंटेन है, क्योंकि कई सारी प्रोसेसेस इस पे होती रहती है वाटर साइकिल पर उससे वाटर का जो रेशियो रहता है, टोटल रहता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कैन यू रिकॉल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल? क्या आपको पता है कि वाटर साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं? द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल हेल्प यू टू रिकॉल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल। एक एक्टिविटी से हम समझते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस वाटर साइकिल में होती हैं। तो हम जानते हैं कि वाटर का अर्थ सरफेस पर जो कंटिन्यूसली मूवमेंट होता है और वाटर बॉडी तक वापस वाटर का पहुंचना, जैसे रिवर से, लेक से, पॉन्ड से वाटर वेपर है, वो एटमॉस्फेयर में पहुंचता है कहाँ से? अर्थ से, और अर्थ से वाटर का इवापोरेट हो जाना और अर्थ पर ही वापस आना, रेन के फॉर्म में, हेल या स्नो के फॉर्म में, इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे कि वाटर साइकिल क्या होता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है वाटर साइकिल का, और इसमें इस फिगर में आपको जो ब्लैंक स्पेस दे रखी है, ये कुछ ऐसी प्रोसेसेस है जो वाटर साइकिल में होती है। तो इन प्रोसेसेस के नाम फील अप करना है आपको, और ये आपकी एक्टिविटी भी है और आप इससे रिकॉल भी करेंगे कि वाटर साइकिल में क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे वेयर डू वी गेट अ वाटर फ्रॉम, हमें पानी कहाँ से मिलता है। तो कहीं टाउन और सिटीज़ होती है, उन सभी जगह पर सप्लाई होता है, वाटर सप्लाई। तो एक नॉर्मली क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमें तो नल से पानी मिलता है, हमारे घर तो टैप ओपन करते हैं और पानी आ जाता है। तो कैसे आता है? वो पाइपलाइन जो आपके घरों में है, जो आप टैप ओपन करके वाटर को ले लेते हैं, ठीक है, वेसल के अंदर भर के उसका यूज़ कर लेते हैं, तो वही पाइपलाइंस वो रिवर्स और लेक से जुड़ी होती है। पूरी सिटी में इस तरह के पाइपलाइंस के कनेक्शन होते हैं और वो वाटर का सप्लाई रिवर और लेक से या पॉन्ड से, इनसे होता है, और उनके अंदर कई सारी इम्प्यूरिटीज़ होती है रिवर, लेक, पॉन्ड से के अंदर। तो जब आपके घरों तक सप्लाई होता है, उससे पहले PHE डिपार्टमेंट जो होता है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये
उसको प्यूरीफाई करता है और प्यूरीफाई करके हर एक घरों तक उस प्यूरीफाइड वाटर को पहुंचाता है। अब इसमें कई सारी प्रोसेस होती है प्यूरिफिकेशन में, फॉर एग्जांपल सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एरिएशन, क्लोरीनेशन, ये कई सारी ऐसी स्टेप है जो वाटर प्यूरिफिकेशन में अप्लाई की जाती है। ठीक है, जिससे अगर हम किसी नेचुरल सोर्स से वाटर लेते हैं तो उसमें से सारी इम्प्योरिटीज़ को अलग कर दिया जाता है। और जब हम वाटर को प्यूरिफाइड कर देते हैं तो उसको टैप या नल के माध्यम से पूरा एक नेटवर्क बनाया जाता है और हर एक घर तक इस प्योर वाटर को पहुंचाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके विलेज में ऐसी वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं है, ऐसी पाइप वगैरह के कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? तो ऐसे टाइम पर आप अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। ऐसा वाटर जो अर्थ के अंदर है, और उसे आप कैसे यूज़ कर सकते हो? आप उसे हैंडपम्प या कुआं खोदकर हैंडपम्प के थ्रू या ट्यूबवेल के थ्रू आप उस वाटर को बाहर निकाल के ज़मीन से उसका यूटिलाइज़ कर सकते हो। अब हम यहाँ पर ग्राउंड वाटर के बारे में भी पढ़ेंगे। हमें पता है कि ग्राउंड वाटर क्या है, हमारा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है वाटर का, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हम ग्राउंड के अंदर डिग करते, खोदते हैं उसे, तो हमें पानी मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम उसे और ज़्यादा गहरा खोदते जाते हैं, डिगिंग करते जाते हैं, तो हम देखते हैं कि पानी का लेवल बढ़ता जाता है और धीरे धीरे सॉइल पार्टिकल और रॉक्स पार्टिकल जो होते हैं वो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए या फिल किए हुए मिलते हैं। सॉइल्स के बीच में भी वाटर और रॉक्स के बीच में वाटर हमें दिखाई देता है। अब ये कैसे आता है? ग्राउंड में वाटर कहाँ से आया? तो आपने देखा होगा कि जब रेन फॉल होता है या बारिश होती है तो बारिश से कुछ पानी तो रिवर्स और लेक में फिल हो जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वो सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सॉइल जब इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो धीरे धीरे उस वाटर की सिपिंग होती है, यानी कि वो नीचे जाता रहता है। ठीक है, और नीचे सॉइल उसको पास करती रहेगी, लेकिन नीचे भी एक लेवल तक ही जाता है। उसके बाद नीचे रॉक्स आ जाती है, चट्टानें आ जाती है, और वो रॉक्स फर्दर उस वाटर को नीचे नहीं जाने देती। तो इस तरह वो जितना भी पानी एब्जॉर्ब किया गया था, जितना वाटर एब्जॉर्ब किया था, वो सारा वाटर उस इम्पेरियस रॉक के ऊपर, नॉन पोरस रॉक जिसे कहते हैं, नॉन पोरस मतलब ऐसी रॉक जो बहुत बड़ी बड़ी है और वाटर को फर्दर सिपिंग प्रोसेस नहीं होने देगी, है ना, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, नीचे नहीं जाने देगी, तो सारा पानी उस रॉक्स के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम वाटर टेबल भी कहते हैं। ठीक है, और यही वाटर टेबल अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में अर्थ के अंदर होती हैं। देन द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर, यानी पानी का सोख लेना ग्राउंड के द्वारा या सॉइल के द्वारा, क्या कहलाता है? इनफिल्ट्रेशन, जिसमें सॉइल की कई सारी लेयर को पास करता हुआ वाटर गहराई में जाता है। आफ्टर सैचुरेटिंग द सॉइल, वाटर मूव्स डाउनवर्ड एंड गेट्स कलेक्टेड अबाउट द इम्पेरियस रॉक। उस इम्पेरियस रॉक के ऊपर कलेक्ट हो जाता है, और इम्पेरियस रॉक जो होती है वो नॉन पोरस होती है, वो फर्दर वाटर की सीपिंग नहीं करती, वाटर को नीचे नहीं जाने देती है, जिसके कारण दिस रिजर्वायर ऑफ द वाटर कलेक्टेड अबाउट द इम्पेरियस रॉक्स बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के अंदर ही ये पानी उस रॉक्स के ऊपर इकट्ठा हो जाता है और एक रिजर्वायर की तरह बन जाता है, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, और अपर लिमिट जो ग्राउंड वाटर की उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। ठीक है, इसे हम मिनिमम डेप्थ जो सॉइल में होती है जहाँ हर जगह इसे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बारिश के समय जो जो कच्ची जगह है, जहाँ पर आप उस पर प्रॉपर सीमेंट के रोड नहीं है, कच्चे रोड है, या सॉइल क्वांटिटी ज़्यादा है, वहाँ पर स्वीपिंग प्रोसेस जल्दी होती है, वहाँ पर रेन वाटर सॉइल के द्वारा जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब वाटर टेबल जो होती है वो प्लेस टू प्लेस वेरी होती है। आप देखेंगे कि मैंने कहा कि वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो हर जगह ये कंडीशन नहीं होती है। कहीं कहीं ग्राउंड वाटर ज़्यादा होता है, कहीं कहीं ग्राउंड वाटर कम मिलता है आपको। तो ये जो वाटर टेबल है, यानी ग्राउंड के अंदर जो वाटर है, वो प्लेस टू प्लेस उसका लेवल चेंज होता जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि किसी जगह पर बहुत ज़्यादा पानी आ गया, जैसे जनरली आजकल जो घर होते हैं उसमें पर्सनल बोरिंग करवाए जाते हैं, तो आप देखेंगे कि एक बोरिंग से तो बहुत अच्छा पानी मिल रहा है, ट्यूबवेल, और थोड़ी सी आगे पर अगर दूसरा ट्यूबवेल डाला है तो वहाँ पर पानी कम होता है। तो ये टू प्लेस ग्राउंड वाटर का लेवल चेंज होता रहता है। दूसरा है वाटर टेबल, यानी कि वाटर की क्वांटिटी फॉल होना, कम होना कब होता है? समर में।
क्योंकि समर सीज़न में बहुत ज़्यादा इवापोरेशन होता है और ज़्यादा गर्मी के कारण अर्थ से सॉइल से वाटर का इवापोरेशन होता है और ये जो वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है, वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल या एयर स्पेस जो पाई जाती है वहीं से इस वाटर का इवापोरेट होता रहता है और आपने देखा होगा सॉइल के अंदर कई सारे क्रैक्स आ जाते हैं, मतलब ये ग्राउंड वाटर इवापोरेट हो जाता है। और एक और इसका ये रीज़न होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में अब आप इसका डोमेस्टिक यूज़ कर रहे हैं या सिंचाई के लिए या इरिगेशन प्रोसेस या इंडस्ट्रियल यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा करने से भी वाटर टेबल फॉल होती है या कम हो जाता है पानी की क्वांटिटी। ठीक है, नाउ द ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल इज़ नोन एज ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। और इस तरह एक लिमिट से ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ करना या वाटर टेबल का धीरे धीरे फॉल होना क्या कहलाता है? ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, और इसे डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल भी कहते हैं। ग्राउंड वाटर गेट्स फिल्ट्रेड बाय द सेवरल लेयर्स ऑफ सैंड। आपने देखा होगा कि ग्राउंड वाटर यानी कि क्या है? अर्थ सरफेस से वाटर सिप यानी कि सोखता हुआ अंदर की ओर जा रहा है। तो जब ये अंदर की ओर जाता है तो ये अर्थ के काफ़ी लेयर से पास होता है, जैसे कि पहले सॉइल से प्योरीफाइड होता है, फिर कुछ पत्थर के टुकड़ों से होता है ना। तो इस तरह से ये कई सारी लेवल को क्रॉस करता हुआ फिल्टर आउट होता रहता है, और जब ये फिल्टर आउट होता है तो फाइनली ये बहुत इसके अंदर की सारी इम्प्योरिटीज़ वहीं रुक जाती है सॉइल पार्टिकल के बीच में, और ये प्योर हो जाता है। लेकिन इम्प्योरिटीज़ से तो दूर हो जाता है, बट सॉइल और सॉल्ट अंदर जो रॉक्स पीसेस है उसके अंदर जो डिज़ोल्व सॉल्ट होते हैं वो इस वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व हो गया है उसे हम अलग नहीं कर पाएंगे ना, वो इम्प्योरिटीज़ को प्योर कर देगा जब वो अर्थ के अंदर है, क्योंकि वो कचरा या उसके साथ जो पार्टिकल्स है वो सॉइल के थ्रू प्योरीफाइड हो जाते हैं, लेकिन जो सॉल्ट थे, ठीक है, मिनरल्स थे, वो सब वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। और इस तरह से अर्थ के अंदर ये वाटर का एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बन जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि अर्थ के अंदर कई सारा वाटर जो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में बड़ा एक रिजर्वायर का रूप बन के स्टोर है। ठीक है, और इस तरह से जब ये हार्ड रॉक लेयर के बिलो, यानी कि जो हार्ड रॉक लेयर होती है जहाँ पर चट्टानें बहुत कठोर और बड़ी बड़ी होती है, उसके नीचे एक वाटर टेबल बन गई है जिसको हम कहते हैं एक्वीफर्स। ठीक है, अब ट्रेडिशनली ग्राउंड वाटर हैज़ बीन यूटिलाइज्ड बाय डिगिंग वेल्स। जनरली आप ग्राउंड वाटर का यूज़ कैसे कर सकते हो? कुआं खोदकर। आप कुआं खोदोगे तो पानी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही कुआं खोदते जाएंगे तो जो वाटर टेबल है वो ऑटोमेटिक दिखाई देगी, और वाटर टेबल से जितना भी मतलब पानी आपको जो स्टोर है ग्राउंड वाटर में वो आपको नज़र आ जाएगा। उसके अलावा आप मैन्युअली ऑपरेटेड या पावर ऑपरेटेड हैंड पंप या ट्यूबवेल्स का भी यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ डायग्राम से दिया है कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। आपको कुआं खोदना है तो आपको वाटर टेबल तक इतना गहरा कुआं करना है, ट्यूबवेल भी कर सकते हो, और हैंड पंप के थ्रू भी आप पानी को बाहर ले सकते हो। इसके यूज़ क्या है? एग्रीकल्चर यूज़ है, इंडस्ट्रियल यूज़ है, डोमेस्टिक यूज़ है। ठीक है, और इस तरीके से अगर ये ग्राउंड वाटर है अर्थ के अंदर तो ये जो प्लांट्स होते हैं उनके ग्रो करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर प्लांट की रूट्स को वाटर प्रोवाइड करता जाता है। अब डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल की बात करते हैं। तो जो वाटर आप अर्थ से निकालते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, वो नेचुरली सीपेज ऑफ रेन वाटर के कारण स्टोर हुआ है। ठीक है, और इस टाइम पे अगर लगातार बारिश होती रहती है तो वाटर टेबल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आप अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ भी करते जाएंगे और वो वाटर टेबल का अमाउंट जो है पानी का वो फुलफ़िल भी होता रहेगा बाय रेनफॉल। ठीक है, तो जब हम बहुत ज़्यादा पानी निकाल लेते हैं या ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर का, तो क्या होगा? तो ये होगा कि वाटर टेबल तो बहुत लेवल कम हो जाएगा, और सपोज़ कीजिए कि अगर रेनफॉल बहुत कम होती है तो फिर सारा के सारा कंजप्शन अगर हम ही कर लेंगे तो वाटर टेबल फॉल होती जाएगी या अंडरग्राउंड वाटर धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं एरिया में आपने देखा होगा कि वाटर टेबल बहुत नीचे यानी कि डाउन चली गई है। ठीक है, इफ़ ग्राउंड वाटर इज़ बीइंग यूज्ड एट द फास्टर, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप पब्लिक है,
अगर सारी जनता सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड वाटर का यूज़ करेगी तो ग्राउंड वाटर कंजप्शन ज़्यादा होगा और इसके कारण वाटर टेबल भी डाउन हो जाएगी। और इसको आप नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू रीन्यू कब कर सकते हो, जब आप फिर से बारिश होगी तब। लेकिन हमारे यहाँ बारिश भी सीजनल होती है, सीज़न के अकॉर्डिंग बारिश की होती है और इसीलिए हमें सोच समझकर वाटर टेबल का यूज़ भी करना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ करेंगे तो ये रिसोर्सेस हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बारिश की जो सीज़न होती है वहाँ तक हमें, या नेक्स्ट बारिश होने तक हमें इसका वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके कारण कई सारी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमें हर सोर्सेस का यूज़ करना चाहिए, जैसे रिवर्स और लेक वाटर का भी यूज़ करना चाहिए, जिन्हें हम सरफेस वाटर भी कहते हैं। नाउ कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करते हैं जिसके कारण वाटर टेबल डिप्लेशन हो चुका है, ठीक है। वाटर टेबल का डिप्लेशन क्यों होता जा रहा है, तो पहला कारण है इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। हमें पता है कि जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है उन सभी की वाटर कंजप्शन डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे कि कई सारे पॉपुलेशन के साथ साथ हाउसेस, घर बढ़ रहे हैं, जितने घर जितनी फैमिलीज होगी उतना वाटर का कंजप्शन होगा। ऑफिसेस, स्कूल, शॉप्स, रोड्स, ठीक है, इन सबको बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, खेतों की सिंचाई में, इन सभी के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। उसके साथ साथ बोरिंग किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, और बोरिंग कर करके जितना वाटर होता है वो सब यूटिलाइज़ कर लिया जाता है। तो इस तरीके से वाटर टेबल का जो अमाउंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा डाउन होता जाता है और डिप्लेशन का कारण बनता है। सेकंड है इंक्रीज इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल एरिया में भी वाटर का कंजप्शन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो उस केस में हर एक इंडस्ट्री में इस तरह से बोरिंग करके वाटर का यूटिलाइज़ कर लिया जाता है। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। आपको पता है कि खेतों में भी आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करते हो, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ के साथ साथ हमें पता है कि फूड डिमांड भी लोगों की बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनों का फूड अरेंजमेंट करना थोड़ा सा बड़ा टास्क हो जाता है, तो जिसके कारण फार्मर पूरी तरह से डिपेंड होते हैं रेनफॉल पे, ठीक है, कि बारिश अगर अच्छी होगी तो फसलें अच्छी होगी। लेकिन अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल हो जाती है, यानी कि कभी कभी बारिश का कम होना या बारिश नहीं होना। उस केस में सिंचाई करने के लिए फार्मर कुआं वगैरह या ट्यूबवेल खोदकर वहाँ से पानी निकाल लेते हैं और अंडरग्राउंड वाटर का इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और हद से ज़्यादा यूज़ होने से जो डिप्लेशन लेयर ये वाटर टेबल डिप्लेशन का कारण बनता है। डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं तो पेड़ों की कटाई, क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट होते हैं उनकी रूट्स जो होती है वो सॉइल पार्टिकल को आपस में बांधे हुए रखती है, और सॉइल के अंदर जो गैप होती है उसमें हमारा वाटर जो होता है वो फुलफिल होता है, ठीक है। अब पेड़ों को हम काटेंगे तो उसकी जो जड़ें हैं वो नहीं रहेगी सॉइल को बाइंड करने के लिए। उस समय सॉइल के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट है वो भी इवापोरेट हो जाएगी और सॉइल की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, और वहाँ से जो मॉइस्चर था सॉइल का वो वाटर के फॉर्म में ही था, जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो ज़्यादा अमाउंट की कभी रेनफॉल हो जाती है तो हमें जो वाटर की शॉर्टेज या कमी होती है वो हम ठीक कर सकते हैं, जबकि अगर रेनफॉल कम होता है तो फिर ये डिप्लेशन, वाटर टेबल डिप्लेशन का कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन द इफेक्ट एरियाज फॉर सीपेज ऑफ वाटर। अब देखो, डिक्रीज मतलब कम होना। कुछ ऐसे इफेक्टिव एरियाज होता है जहाँ पर वाटर का सीपेज कम होता है। आपने देखा होगा कि आजकल सभी जगह कच्चे रोड और ये अवेलेबल नहीं होते हैं, है ना, कि जहाँ पर सॉइल होती है ऐसी स्पेस अवेलेबल नहीं होती है। जनरली सभी अपने घर के आसपास के एरिया या रोड वगैरह है वो कंक्रीट और सीमेंट के बनवाते हैं। ऐसा करने से कंक्रीट और सीमेंट की जो सीपेज कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, और सीपेज कैपेसिटी कम होने के कारण वो जो वाटर का सीपेज है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो कम रहेगा। तो इस तरह से ओपन एरियाज जैसे कि कोई पार्क है, प्लेग्राउंड है या ओपन स्पेसेस हैं, वहाँ पर सीपेज अगर वो कंक्रीट या ये स्ट्रक्चर नहीं बनी है तो सीपेज अच्छा रहेगा, और अगर सीमेंटेड फ्लोर की बात करें तो सीपेज अच्छा नहीं रहेगा, यानी पानी नहीं सूखेगा, और पानी नहीं सूखेगा तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर कलेक्ट नहीं होगा। तो इफ़ेक्टिव एरियाज़ की बात करें तो जहाँ जहाँ हमने कंस्ट्रक्शन पक्का कर रखा है, सीमेंटेड रोड हैं, सीमेंटेड पार्क हैं, तो वहाँ पर
ये जो सीपेज है या वाटर टेबल का लेवल है वो हमेशा कम रहता है, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं सोख पाता। सीमेंटेड रोड जो होंगे, फ्लोर होंगे, वो पानी को नहीं सोख पाएंगे। स्कैंटी रेनफॉल, यानी कि हमारी इंडिया कंट्री जो है वो रेनफॉल पर डिपेंड होती है। उसका मेन कारण ये है क्योंकि इंडिया में जो मोस्ट ऑफ दी पार्ट जो होता है वो लैंड पार्ट और एग्रीकल्चर पार्ट होता है। वहाँ पर खेती होती है और लोग अपना जीवन यापन खेती से ही पूरा करते हैं। अब कुछ रीज़न ऐसे भी हैं यहाँ पर जहाँ पर एक्सेसिव रेनफॉल होता है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, तो ज़्यादा बारिश होने के कारण फ्लड की कंडीशन आती है, जबकि वाटर या रेनफॉल एब्सेंस के कारण ड्रॉट की कंडीशन या सूखे की कंडीशन आती है। कुछ रीजंस की बात करते हैं, जैसे कि राजस्थान, नदन कर्नाटका, कच्छ गुजरात में और उड़ीसा, ये सब ऐसी प्लेस हैं जहाँ पर ड्रॉट की कंडीशन यानी कि बारिश बहुत कम होती है। ऑन दी होल अबाउट 18% ऑफ आवर कंट्री इज ड्रॉट प्रोन, मतलब पूरी कंट्री में से 18% पार्ट तो ड्रॉट प्रोन होता है, सूखा होता है वहाँ पर। और इनको छोड़कर कुछ ऐसे भी एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है, तो जब भी एवरेज रेनफॉल से कम रेनफॉल होना, यानी कि जो एवरेज वैल्यू है उससे कम बारिश होना, ड्रॉट की कंडीशन होता है। और इस तरह से इसे हम इनसफिशिएंट रेनफॉल भी कहते हैं, जिसको स्कैंटी रेनफॉल भी कहा जाता है। और इनसफिशिएंट रेनफॉल होने के कारण वाटर टेबल का जो लेवल है वो और डाउन हो जाता है, क्योंकि पानी ही नहीं मिलेगा तो पानी स्टोर कैसे होगा। ठीक है, तो अगर कम बारिश होगी तो कम से कम वाटर सीप होगा ग्राउंड के अंदर और कम से कम वाटर टेबल लेवल बनेगा, और वाटर टेबल जो पहले था वो भी डाउन होता जाएगा। ठीक है, और इस टाइम पर लोग अपनी डोमेस्टिक या जो भी पर्पस है उसको पूरा करने के लिए अर्थ को डिग कर ग्राउंड वाटर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक मैप दिया है और ये आपका एक्टिविटी वर्क है कि आपको हर प्लेस पर कितना वाटरफॉल होता है उसके आंसर देना है। इस मैप की रीडिंग करके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पर हम वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं। So we know that every year 22nd March is celebrated on Whole Water Day. अब पूरे वर्ल्ड वाटर डे के नाम से 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सेलिब्रेटेड करने का एक सिंपल पर्पस है कि सभी जो छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े पर्सन तक, एडल्ट पर्सन तक, सभी को अपने एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग थोड़ी अवेयरनेस रखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वाटर जो है वो एनवायरनमेंट का ही एबायोटिक फैक्टर है और जिसका प्रॉपर बैलेंस एनवायरनमेंट में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी चीज़ के अवेयरनेस के लिए हमने 2 मार्च चुना था, जो कि वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। और ये इस दिन हम क्या करते हैं, कुछ अटेंशन या कुछ अट्रैक्शन लाते हैं सभी लोगों में, और इसके रिगार्डिंग हम कुछ फंक्शन रख सकते हैं, कुछ सेमिनार्स रखते हैं या कुछ अच्छी नॉलेजेबल थिंग्स बताई जाती है रिगार्डिंग वाटर और इसका मैनेजमेंट से रिगार्डिंग, ताकि हर बच्चों में, बड़े से बड़े लोगों में इसके रिगार्डिंग कुछ अवेयरनेस आ जाए। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय अ यूनाइटेड नेशन फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इट्स अ मिनिमम ऑफ 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे। अब यूनाइटेड स्टेट ने एक एवरेज वैल्यू बताई है आपको कि आप दिन भर में कोई पर्सन अपना पानी पीना, वॉशिंग, कुकिंग, मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन, इन सभी के लिए 50 लीटर पर पर्सन वाटर डिसाइड किया, यानी कि एक इंसान एक दिन में 50 लीटर पानी इन सभी प्रोसेस के लिए यूज़ करता है। ठीक है, ये अप्रॉक्स 2.5 यानी कि 2.5 बकेट, यानी 2 बकेट फुल और 1 हाफ, 2.5 बकेट के बराबर होता है कि इतना पानी कोई पर्सन 2.5 से 3 बकेट डेली यूज़ करता है। वी ऑफन फेस वाटर स्कैरसिटी ड्यूरिंग द समर सीजन, एज द रिजल्ट द म्यूनसिपल वाटर सप्लाई इज रिस्ट्रिक्टेड। आपने समर सीजन में भी देखा होगा कि वाटर सप्लाई थोड़ा सा बंद कर दिया जाता है या अल्टरनेट डेज किया जाता है समर सीजन में। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इवापोरेट हो जाता है और इसके कारण वाटर की स्कैरसिटी हो जाती है, कमी हो जाती है। और इस टाइम पर कमी होने से
जो वाटर सप्लाई है सभी लोगों में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होना था वो नहीं हो पाता है, इसलिए उसका यूज़ अल्टरनेट कर दिया जाता है और सप्लाई को या तो रोक दिया जाता है या अल्टरनेट कर दिया जाता है। हमारे जो वेल्स होते हैं, कुएँ, हेडपम्प, ठीक है, ये भी सूख जाते हैं जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है समर सीज़न में, क्योंकि वाटर का मैक्सिमम पार्ट इवापोरेट होता है। इसी कारण कुछ प्लेस स्पेशली समर सीज़न की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वीज यानी बहुत लंबे टाइम तक फाइट, मार्चेस एंड प्रोटेस्ट फॉर द डिमांड ऑफ वाटर, मतलब लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, मार्चेस आंदोलन वगैरह करना और प्रोटेस्ट करते हैं डिमांड के लिए, वाटर की डिमांड के लिए, ठीक है, कि वाटर सप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, हमारी डिमांड पूरी करना है आपको और हमें हमारा कंजप्शन, हम पानी कहाँ से लाएंगे, ऐसी अपनी गवर्नमेंट से उनकी एक डिमांड रहती है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं वाटर क्राइसिस अलार्म, जिसका मतलब है कि अब पानी की कमी हो चुकी है, ये इंडिकेशन हमें मिल जाता है और इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए और इसके मिसयूज़ को रोकना चाहिए। तो द स्कैरसिटी ऑफ वाटर कैन बी ओवरकम बाय द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल वाटर। और आप इसकी कमी को कब पूरा कर सकते हो कि आप एक्स्ट्रा पानी तो बना तो नहीं सकते, लेकिन आप जितना पानी आपके पास है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट ज़रूर कर सकते हो और जितना पानी आपके पास है उसे वेस्ट होने से बचाएं और उसका कंजर्वेशन करें। सम ऑफ द स्टेप्स विच कैन बी टेकन फॉर अ प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर वाटर एंड गिवन बिलो। अब यहाँ कुछ स्टेप्स बताइए कि आप वाटर के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे बेसिक मेथड है ये, जिसमें आप जो रूफ वाटर होता है बारिश के टाइम पे आपकी छत में जो पानी भर जाता है उसे आप एक पाइप के थ्रू इस तरह से अर्थ में कनेक्शन बना दीजिए ताकि वो वाटर ग्राउंड वाटर के फॉर्म में स्टोर हो जाए और आप ही के आसपास, घर के आसपास कोई बोरिंग या कुआं है तो वहाँ पर वो उसका लेवल वाटर टेबल का बढ़ जाए। तो इस तरह से आप वाटर को स्टोर कर सकते हैं और रेन वाटर को कलेक्ट करना अपने रूफ से या स्ट्रीट कॉर्नर से किसी भी एक छोटे से शैलो पिट या गड्ढे करके उसमें कई सारी लेयर बनाना, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पहले नीचे ईंट के या ब्रोकन ब्रिक्स के टुकड़े रख दिए, फिर ग्रेवल्स है, फिर कोर्स सैंड है, फिर सॉइल है। इस तरह से एक छोटा सा शैलो पिट करके उसके कई सारे गड्ढे कर दिए जाते हैं और छोटे से गड्ढे करके कई सारी लेयर बनाई जाती है और फिर ऊपर से पानी पास किया जाता है। तो जब ये वाटर रूफ वाटर जैसे यहाँ आएगा तो इसके कई सारी लेयर से ये वाटर प्यूरीफाई हो जाता है और जो भी आसपास अपना ट्यूबवेल है, हैंडपम्प है या कुआं है वहाँ पर ये कलेक्ट हो जाता है, जिसको आप अपने फ्यूचर यूज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी जो वाटर टेबल है वो भी रिचार्ज हो जाती है, मतलब फिर से उसमें पानी आ जाता है जिसका आप और यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये पानी भी जो होता है वो बिल्कुल प्योर होता है। तो इस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या एडवांटेज है, देखो वाटर टेबल भी मेंटेन रहती है, इससे पानी के लेवल कम नहीं होता। दूसरा है जो फालतू पानी बहकर इधर उधर चला जाता है उसका हमने कलेक्ट करके अर्थ के अंदर उसको पास कर दिया, तो इसके कारण वाटर का जो रन ऑफ लॉस है, पानी बहने के कारण जो पानी का नुकसान होता है, नदी नालों में मिलके गंदा होना, इससे बेटर है वो सेव हो गया है, तो ये भी कम हो गया रन ऑफ होना। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन, मतलब आपको सिंचाई करने के लिए अगर ऐसा आप खेत के आसपास या रोड पर भी करते हैं, कुआं करके इस तरह की लेयर वाला टैंक बना देते हैं, तो वाटर प्योरीफाई होकर उस वेल के अंदर स्टोर हो जाएगा और आपको फर्दर इरिगेशन या सिंचाई करने के लिए हेल्प मिल जाएगी और वो वाटर आपके लिए स्टोर हो जाएगा। इट रिड्यूस फ्लड एंड टॉप सॉइल इरोजन, ये पानी अगर अर्थ के अंदर जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हेल्प से तो वाटर लेवल नहीं बढ़ता, क्योंकि अगर फ्लड या बाढ़ आने की कंडीशन है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर होता है वो सीपिंग प्रोसेस के थ्रू अर्थ के अंदर चला जाता है और जो टॉप सॉइल इरोजन होता है यानी कि मिट्टी का सूख जाना, कट जाना, बहकर चले जाना, वो नहीं हो पाता, ठीक है। इट रिड्यूस अ स्ट्रेन ऑन द अदर मोड्स ऑफ वाटर सप्लाई, और इस तरीके से आप इस तरह से वाटर को सेव कर सकते हो। वाटर सप्लाई करने के लिए ये एक अच्छा मोड है। नाउ इट इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, यानी कि इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कई सारी लेयर से जब वाटर पास होता है तो इस तरह का पानी होता है वो बहुत शुद्ध और साफ़ होता है, तो आपको क्लीन वाटर भी अवेलेबल हो जाता है। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि आप
वाटर जो वेस्ट फ्लो हो रहा है या वाटर का वेस्टेज हो रहा है उसको आप रोक सकते हैं। तो आपको पता है कि वेस्टेज ऑफ वाटर इन हाउस होल्ड, कमर्शियल, बिल्डिंग, स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द क्लोजिंग टैप। अगर आपको लग रहा है अननेसेसरी कहीं नल खुला है, टैप खुला है, तो आप उसको तुरंत बंद कर दीजिए। कहीं से वाटर टैंक लीकेज है तो उसे भी आप रिपेयर करवाइए, पाइप वगैरह लीकेज है तो ऐसा करने से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो वेस्ट फ्लो हो रहा था वो रुक जाएगा। नेक्स्ट है रिवाइवल ऑफ बावरीज। जो बावरी होती है, बावरी मतलब इस तरह की एक स्ट्रक्चर है, स्टेप वेल कहा जाता है, कि कुएं जैसी पर थोड़ी सी कुएं के कंपैरिजन में, वेल के कंपैरिजन में चौड़ी होती है और अंदर इस तरह से स्टेप यानी चढ़ाव बनाए जाते हैं। कई प्लेसेस इंडिया के ऐसे जहाँ पर आपने ऐसी ओल्ड प्रैक्टिस देखी होगी वाटर स्टोर करने की, क्योंकि ये बहुत पुराने स्ट्रक्चर होते हैं। आजकल बावड़ी नहीं बनाई जाती पर पहले के तरीके हैं जब पानी को स्टोर करने के लिए बनाई जाती थी। ठीक है, ये वाटर रिचार्ज सिस्टम होती है। बावड़ी एक स्टेप वेल होती है जिसमें रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है और स्टोर हो जाता है। ठीक है, और ये जब सूखा या बाढ़ वो ड्रॉट कंडीशन बनती है, ऐसे टाइम पर लोगों के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है कि लोग इसमें से वाटर यूज़ कर लेते हैं और वाटर का कंजप्शन कर लेते हैं, ताकि ड्रॉट जैसी कंडीशन ना हो और उस समय आ भी जाए तो इसका जो बावरी का वाटर होता है वो यूटिलाइज़ कर लिया जाता है। नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन। हमें पता है कि जो यील्ड्स या फार्म्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़ी साइज़ के होते हैं और वहाँ पर हर एक प्लांट्स को या प्रॉपर इरिगेशन करने के लिए काफ़ी सारा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह हम वाटर का वेस्टेज फ्लो ना करते हुए हम ड्रिप इरिगेशन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे प्लांट है जिसके ऊपर हम एक पाइपलाइन जैसा नेटवर्क बना दें और हर एक पाइपलाइन में होल कर दिया जाता है, ताकि वो पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर उस पाइप ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर उस प्लांट के अंदर जाता रहे, और ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जाने से एक्सेस वाटर फ्लो नहीं होगा और पानी ड्रिप इरिगेशन के थ्रू जो वाटर होता है उसके जो कंजप्शन है वो बिल्कुल रिक्वायर के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, तो होल्स करने से क्या होगा, धीरे धीरे वाटर की ड्रॉप बाय ड्रॉप उस प्लांट को मिलती रहेगी, तो एक्सेस वाटर फ्लो भी नहीं होगा और वेस्ट भी नहीं होगा। नाउ इफ़ेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी। पानी की कमी के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, तो आपको पता है कि नॉन अवेबिलिटी ऑफ फूड, प्लांट को ग्रोथ करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही वाटर की प्रेजेंस में करते हैं। वाटर नहीं मिला प्लांट को तो वो बड़े नहीं होंगे, वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और अगर प्लांट ग्रोथ नहीं करेंगे तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग के लिए भी फूड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारे लिए फूड का मेन सोर्स ही प्लांट होता है। नॉन अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। हमें पता है कि प्लांट गैसियस बैलेंस को बनाए रखते हैं। प्लांट ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जिस ऑक्सीजन का जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन बनाते हैं और उसे रिलीज़ करते हैं, और उसी ऑक्सीजन का यूज़ ह्यूमन बींग और एनिमल्स करते हैं। अगर प्लांट नहीं होंगे, वाटर नहीं होगा तो प्लांट नहीं होंगे, प्लांट नहीं होगा तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी, क्योंकि प्लांट अगर ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करेंगे तो दूसरे ह्यूमन बींग और पर्सन जो होंगे वो ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। लेस रेनफॉल मतलब ट्रीज़ और ग्रीन प्लांट्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते। आपको पता होगा कि वाटर से भी प्लांट से भी वाटर का लॉस होता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्लांट की जो लीव्स होती है वो एक्सेस वाटर को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करती है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। अगर जो वाटर वेपर, यही जो प्लांट के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वाटर वेपर रिलीज़ हुई है वही एटमॉस्फेयर में जाकर क्लाउड बनाएगी, और बादल बनने से फिर से वाटर फॉल होगा, रेनफॉल होगा और वाटर साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, तो जो ट्रीज़ होते हैं वही रेन लाने में या बारिश लाने में हेल्प करते हैं, क्लाउड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से जहाँ पर लेस रेनफॉल के कारण क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि जो पेड़ नहीं होंगे तो वो एरिया पूरा डिफॉरेस्टेड, यानी कि वहाँ पर प्लांट ग्रो नहीं होगा, वो ज़मीन बंजर बन जाएगी। केयर फॉर एनवायरनमेंट, कुछ ऐसी पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है कि हम कैसे वाटर के मिनिमाइज यूज़ को वाटर के यूज़ को मिनिमाइज़ करके हम सेव कर सकते हैं वाटर को। तो देखो, आप जब भी कोई ब्रश करते हो, अपने हाथ धोते हो या अपने बर्तन साफ़ करते हो तो आपको अननेसेसरी टैप ओपन करके नहीं रखना चाहिए, पानी का एक्स्ट्रा बहाव नहीं होना चाहिए।
आपको रेन वाटर को ड्रम या वाटर वो प्लांट्स के अंदर इस तरीके से कनेक्शन देना चाहिए कि सारा पानी या तो अर्थ के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाए या आप कलेक्ट करके रख लो ताकि उसको बाद में यूज़ कर सको। आपको बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए। शॉवर बाथ नहीं लेना चाहिए। शॉवर बाथ से एक्सेस वाटर फ्लो होता है और वेस्ट होता है वाटर। आपको कोई लीकिंग पाइप है या वाटर टैप है या कोई टैंक है तो उसे तुरंत रिपेयर कराना चाहिए, क्योंकि ड्रॉप करके भी कई सारा पानी वेस्ट हो जाता है। फिर आपका व्हीकल आपको पाइप डायरेक्ट रनिंग वाटर पाइप के थ्रू जो होता है वैसे ना धोते हुए एक बकेट और एक गीले कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, जिससे पानी की बचत होती है। और मॉप यानी कि पोछा लगाते हैं जब आप फ्लोर पर, तो आपको पाइप से उस फ्लोर को रनिंग वाटर यानी कि पाइप के बहाव से उससे फ्लोर को ना धोते हुए उस पर मोपिंग यानी पोछा लगाकर भी पानी को सेव कर सकते हो। तो ये कुछ स्टेप्स थी जिसमें आप वाटर को कैसे सेव करेंगे ये बताया गया है। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।